जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जनरल साइंस के हमने फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर रहे थे। आज हम केमिस्ट्री का जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको एमसीक्यूज के थ्रू प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फाइनेंस एसआई की क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। आई वाज बिजी विद सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पोर्शन, तो अभी वो सॉर्ट आउट हो गया। अब आपके लेक्चर में रेगुलरली कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। और साथ में बाकी भी जैसे पटवारी के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। नियर अबाउट 80 to 90% सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर करवा दिया है चैनल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमें बताना है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। देखो इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो आप बोलोगे कि सर जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, अगर आपको पता हो जितने प्रोटॉन होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता था, क्योंकि बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन पे टिक क्यों किया? इस कंफ्यूजन को अभी हम दूर करते हैं। देखो होता क्या है, एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना वो वेरी करता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तभी होगा जब हमारा एटम न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल एटम होता है जिसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर नहीं आया हो, जिसने कोई भी चार्ज लूज या गेन नहीं किया हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं ना, कार्बन को, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन 612, ये एक न्यूट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। बट अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, इसलिए हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट लेते हैं, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप आपको ये कवर हो गया होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूट्रॉन ये क्या बोले जा रहे हो, पहले कुछ थोड़ा बहुत समझाओ। देखो सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। एटम क्या होता है? एटम क्या है? एटम को डेमोक्रिटस ने एक्सप्लेन करा था। जो डेल्टन है उसने बोला था एटम मैटर का वो पार्ट है जो इनडिविजिबल है, जो टूटता नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, अब तो एटम भी डिविजिबल है। ठीक है, हमारा जो एटम होता है, अगर मैं एटम को स्फेरिकल बनाता हूं, ठीक है, हम लेके चलते हैं। एटम के अंदर सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है? एक प्रोटॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ध्यान से ये सभी चीजें समझ लो, फिर एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास होता है बट इसमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इसका मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। अब इस न्यूक्लियस के आगे पीछे घूम रहे होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, बट उसी केस में बोल सकते हैं जिस केस में एटम न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं बोल सकते। ठीक है, आई होप आपको एटम के बारे में कुछ चीजें समझ आ गई। अब देखो सर आपने अभी यहां पर लिखा था कार्बन 612। ठीक है, ये 612 क्या रिप्रेजेंट? सी स्टैंड्स फॉर कार्बन। 6 यहां पर जो नीचे लिखा होता है ना, ये बताता है एटॉमिक नंबर को। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कितने। सर ये ऊपर जो 12 लिखा है ये क्या बता रहा है? ये बताता है मास नंबर। क्या बताता है? मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ, यहीं पे देख लो, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलता है मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब उसके जो न्यूट्रल न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन हैं, उसको हम ऐड करें तो वो क्या बनता है? मास नंबर। उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो अगर कार्बन की बात करें, कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएगा? 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। तो इधर कितने न्यूट्रॉन आ गए?
12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। तो अगर आपको एग्जाम में बोले कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे। मास नंबर से आप किसको माइनस कर दोगे? एटॉमिक नंबर को। तो आपका क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको यहां पर ऐसे देखो, इसको छोड़ो, कार्बन 612 तो कवर हो गया। अगर मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कार्बन 614, ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है अभी लेक्चर में क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। अगर यहां पे पूछूं मैं, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, तो सिंपली मास नंबर कितना है इसका? 14, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो 14 में से 6 को माइनस कर दोगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन के साथ एटम क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है वो सारा कवर हो गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं ये जस्ट एमसीक्यूज नहीं है, दीज आर रिवीजन सेशन। ठीक है, रिवीजन सेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की या एटॉमिक न्यूक्लियस की? ठीक है, किसकी डिस्कवरी हुई थी? तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था उससे एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाना कि क्या एक्सपेरिमेंट था। इसने गोल्ड की फॉइल ली थी। ठीक है, गोल्ड की एक फॉइल ली थी, एक लंबी सी तार ले ली गोल्ड की, उसके ऊपर इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को फेंका था। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई, 2He4। हीलियम को फेंका। ठीक है, हीलियम को फेंका गोल्ड फाइल और वो डिफ्लेक्ट हुआ। हीलियम पॉजिटिव चार्ज था और गोल्ड फाइल में क्या है? गोल्ड किससे बना हुआ? मैटर है, तो एटम से बना होगा। इसमें कोई एटम था, एटम के अंदर कुछ ऐसा था पॉजिटिव चार्ज, तभी तो इसको हीलियम ने रिपेल किया। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर हीलियम क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज हुई होगी, क्योंकि हीलियम रिपेल हो रहा था। यहां पर जब गया ना, ये वापस पीछे आने लगा। इसका मतलब कि एटम के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है। तो इसने रदरफोर्ड ने क्या बोला? इसने बोला कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज है उसको क्या बोला इसने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इसी के बेसिस में रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और ऑलमोस्ट सारा मास जो एटम का वहां पर लाई करता है। ठीक है, इतना ही याद रखना, बाकी एक्सपेरिमेंट में इतना डीप नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म वर्ड एटम? एटम वर्ड को किसने कॉइन करा था? किसने दिया था वर्ड एटम? डेमोक्रिटस, थॉमसन, डेल्टन या रदरफोर्ड? खुद ट्राई करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटम वर्ड दिया था डेमोक्रिटस ने। ठीक है, डेमोक्रिटस ने दिया था एटम वर्ड। देखो ये ग्रीक वर्ड, एटम वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है एटोमस। क्या? एटोमस। एटोमस का मतलब होता है इंडिविजिबल। ठीक है, एटोमस का मतलब होता है इंडिविजिबल, जो ना टूटे। ठीक है, ना टूटे। ठीक है, आपने एक एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी होगी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये भी याद रखना। जॉन डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी? एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी में इसने बताया था कि एटम जो है वो क्या है? मैटर का इंडिविजिबल पार्ट। एटम क्या है? मैटर का इंडिविजिबल पार्ट, जो टूटता नहीं है। बट आज ऐसा नहीं है, आज एटम भी टूटता है। आपको पता है ना एटम के अंदर क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, मतलब एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो एटम में भी फर्दर पार्टिकल है। बट एटॉमिक थ्योरी जो थी डाल्टन की, उसमें बोलता कि एटम इनडिविजिबल है। तो ये किसने बोला था एटम इनडिविजिबल है? एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था जॉन डाल्टन ने। और वर्ड एटम किसने कॉइन किया था? डेमोक्रिटस ने। ये याद रखना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये चीजों में, माइन्यूट ये आपको कंफ्यूजन क्लियर रखनी है। अब थॉमसन की बात करें, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन इंपॉर्टेंट नेम। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था? ठीक है, डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, वो किसने करी थी? थॉमसन ने। प्लम पडिंग मॉडल दिया था इसने, उसमें बोला था कि जो प्लम बीज है, बीज में वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव स्पेयर है। और वाटरमेलन देखा है ना सबने? वाटरमेलन को अगर मैं काट दूं बीज से, तो अगर आप ऐसे इसको खोल के देखो तो ये पूरा रेड कलर का पोर्शन होता है और बीच में कुछ बीज बड़े होते हैं ना, तो उन सीड्स को इसने बोला था ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज, और बाकी ये पूरा रेड कलर वाला पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी प्लम पडिंग मॉडल से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी हुई है, बट नेम इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था? उसने तो, थॉमसन ने बोला था कि ये नेगेटिवली चार्ज है,
जो सीड है ये नेगेटिव वाली चार्ज है, बट इनको नाम इलेक्ट्रॉन किसने किया था? नाम इलेक्ट्रॉन दिया था जे स्टोनी ने, ठीक है। नाम इलेक्ट्रॉन देने वाला जे स्टोनी है और इसकी डिस्कवरी करने वाला थॉमसन है। ये दो चीजें, जैसे डेमोक्रिटस ने वर्ड एटम दिया था, बट एटॉमिक थ्योरी में एटम को इनडिविजिबल किसने बोला था? जॉन डेल्टन ने बोला था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और एक और ऑप्शन देख लो, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड सर ने क्या किया? एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, किसने क्या दिया था, किसने किसका कंसेप्ट दिया, किसने कॉइन करी ये टर्म, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था? थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या प्रिस्टली ने? किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था? न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर करा था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था, रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, और प्रिस्टली की अगर हम बात करें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करती है। ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी प्रिस्टली ने करी थी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड। वो एटम जिनका सेम एलिमेंट के, वो एटम जिनके मास अलग अलग हैं। देखो ये मास नंबर होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कार्बन 612, पहले ये लिखा, फिर मैंने ऐसे लिखा कार्बन 614, इसी तरह कार्बन 613 भी होता है। तो देखो इन तीनों में क्या फर्क है? इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब ये सेम एलिमेंट है। एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। ये सेम एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट देखो यहाँ पर इसका मास नंबर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ऐसे एटम जिनके सेम एलिमेंट के, वो एटम जिनके मासेस अलग हो, मतलब जिनका मास नंबर अलग हो, उनको क्या बोलते हैं? ये तीनों क्या हैं? आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स या आइसोटोन्स। ये चार वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में पूछे जाते हैं एटम के रिलेटेड। इनको बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स वो होते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल, आपने सुना होगा हाइड्रोजन एक 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है और 1H3 भी होता है। ये तीनों हाइड्रोजन ही है, बट एक का मास नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। इसका नाम होता है प्रोटियम। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूट्रियम और 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर डिफरेंस है। अब आप मुझे बताओ मास नंबर किसकी वजह से अलग होगा? देखो ना, यहां पर प्रोटॉन का नंबर 1 है, प्रोटॉन का नंबर 1 है, प्रोटॉन का नंबर 1 है, बट इसके मास नंबर अलग। इसका मतलब इन तीनों में न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 1 - 1 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर निकालना तो ऐसे ही करना है ना, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस। इधर देखो 2 - 1 1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। 3 - 1 2, तो एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 थे, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है। तो इसका मतलब इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनके अलग मास नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ये कार्बन के 3 आइसोटोप लिख दिए, कार्बन 612, 613 और 614, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आइसोटोप तो हमें समझ आ गया, ये आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो होता है जिनका मास नंबर सेम होता है। क्या होता है? मास नंबर सेम होता है, उनको बोलते हैं आइसोबार्स। मास नंबर सेम होगा, यहां पर एटॉमिक नंबर अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आर्गन है ना, आर्गन का मास नंबर भी 14 होता है और कैल्शियम का मास नंबर भी 14 होता है, बट इनके एटॉमिक नंबर अलग हैं। आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है। तो देखो इन दोनों के मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर अलग हैं। जब मास नंबर सेम हो तो आइसोबार्स। यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं, बार होता है ऊपर वाली चीज, तो जब ऊपर वाली चीज अगर सेम है, आइसो मतलब सेम, तो दैट इज नोन एज आइसोबार। जब नीचे वाली चीज सेम है तो आइसोटोप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, तो आइसोटोप्स। जब मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, दैट इज नोन एज आइसोबार। अब आप बोलोगे सर ये आइसोटोन्स और आइसोमर्स क्या है? आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। क्या इसकी एग्जांपल है? देखो अगर मैं लिखता हूं कार्बन 614, अभी बताया कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं 614 में, नाइट्रोजन का 715, ठीक है, नाइट्रोजन का 715 ले लेते हैं। इन दोनों में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हैं, इधर 15 में से 7 माइनस करो, यहाँ पर भी 8 बचे, तो दोनों के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। तो जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स भी क्लियर हो गया, आइसोटोप्स भी क्लियर हो गया, आइसोबार्स भी क्लियर हो गया, आइसोटोन्स भी क्लियर हो गया। आइसोमर्स पता क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला वगैरह सेम होता है, स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोमर। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का हो गया, तो इसमें इतना डीप नहीं जाना। बाकी तीन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो मैंने बता दिए। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एग्जाम्पल देख लेना, अगर एग्जाम में आपको ऐसे आ जाता आर्गन 14 18 और कैल्शियम 20 40, तो सामने ऊपर देख के आपको पता चल जाता कि इसका मास नंबर सेम है, तो ये आइसोमर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज Z। किसी का एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास M है,
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? भाई ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। ये लिख लेते हैं इसका नाम, फॉर एग्जांपल ZM, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करोगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो M माइनस जेड हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में M माइनस जेड है, ऑप्शन ए पे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करा है। देखो एक बार आपको चीज समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गई, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, AMU इज द यूनिट ऑफ, AMU किसका यूनिट है? मास का यूनिट है, लेंथ का, फ्रीक्वेंसी का या एरिया का? एटॉमिक मास यूनिट, AMU की फुल फॉर्म ही है एटॉमिक मास यूनिट। तो किसका यूनिट है? मास का। देखो ऐसे तो मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, अगर आपको एक एटम का मास करना है तो केजी में वो मेजर होगा। एटम पता है कितना छोटा होता है, इंडिविजुअल, मतलब कितना स्मॉल पार्टिकल है, तो उसका मास मेजर करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। अगर आपको पूछे 1/1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12, याद कर लो, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 612 आइसोटोप, कार्बन 612 आइसोटोप। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी डेफिनेशन है? देखो क्या है, एक कार्बन 612 का आइसोटोप लो, कार्बन 612 स्टेबल है, उसका आइसोटोप ले लिया, ठीक है। उसका एक एटम लो, तो ये आ गया उसका एक एटम, उसका 1/12 करो, वो होगा आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। कुछ नहीं किया, कार्बन 612 का एलिमेंट लिया, कार्बन 612 का आइसोटोप लिया, एलिमेंट लिया, मतलब समझ लो उसका एक एटम लो और उसका 1/12 करो, जो आएगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 612 आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन इट्स केमिकल बिहेवियर? एक एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी उसका केमिकल बिहेवियर शो करती है कि वो केमिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैसा है, वो रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो क्या बिहेव करता है, केमिकल बिहेवियर को कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? साइज ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी, मोलर मास या नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए, बट इसका आंसर ऑप्शन बी है। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी बताती है कि उसका केमिकल बिहेवियर क्या होता है। अब आप बोलोगे वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है। कार्बन में मतलब 6 प्रोटॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी मान लेते हैं, तो इसकी पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, बट इसके टोटल 6 हैं, तो 2 ऑलरेडी चले गए, तो बचे कितने? 4, तो इसकी दूसरी शेल में कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो वैलेंसी किसी एलिमेंट की क्या होती है? उसकी सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब किसी की बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी, फॉर एग्जाम्पल लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसमें सपोज करिए न्यूक्लियस है, पहली शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाली शेल में क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कार्बन में कितने थे? 4। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बेसिस में ही डिसाइड होता है इसका केमिकल बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल लिथियम मेटल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव हो सकता है, तो जो चीज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वो मेटल होता है, तो बेसिकली लिथियम मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, क्यों? क्योंकि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, इजिली जो है वो गिव अप नहीं कर सकता, मतलब छोड़ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली क्या, कौन सी चीज डिफाइन करिए कि केमिकल बिहेवियर क्या होगा? उसकी वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन करता है केमिकल बिहेवियर। देखो ये कोई एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री का, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट शेल है, एटम की आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी डिटरमाइन करती है कि केमिकल बिहेवियर क्या है। जिस एटम के, फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक की जगह 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है ना, जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8। एक ही काम है, तो या तो ये 7 को लूज कर दे या 1 को गेन कर ले। सिंपल चीज क्या है? 1 को गेन करना। ये 1 किसी से ले लेगा, जब किसी से 1 लेगा तो इस, जब कोई गेन करता है वो बन जाता है नॉन मेटल। तो ये क्या है? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। आपको कैसे पता चला? उसकी वैलेंसी से पता चला, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी डिटरमाइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट हैव। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिट में, तो उनका क्या होगा? सेम स्पिन होगी, डिफरेंट स्पिन होगी, अपोजिट स्पिन होगी, या वर्टिकल स्पिन होगी। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 11th का कंसेप्ट है, बट एक बार देख लेना, सिंपल है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द शेल विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इज, वो शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन सी शेल होती है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड या फोर्थ? देखो मैं 4 शेल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, KLMN भी बोलते हैं उनको, ठीक है। देखो
पहली शेल जो होती है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूछा है कि शेल विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये चीज। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी पाने के लिए पता क्या होता है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल पता कब होगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब उसकी जो वैलेंस शेल है, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, जब उसकी सबसे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। पहली शेल में 2, उसके बाद 4 शेल से ना 2, 8, 18 और 32, ये भी याद कर लो, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हीलियम के केस में 2 ही होंगे क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट अगर कोई 3 है, 4 है, 5 है, वो स्टेबल इतना नहीं होगा, जिसकी वैलेंस शेल में 8 होंगे वही स्टेबल होगा। नेक्स्ट, नोबल गैस फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें बताना है इनमें से कौन सी नोबल गैसेज हैं। O2 N2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कौन सा इनमें से नोबल गैसेज है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखो नोबल गैसेज कौन सी हैं, लिख देता हूं सारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन, रेडॉन, रेडॉन का सिंपल सा RN होता है या RD होता है, रेडॉन, ये है हमारी क्या, नोबल गैसेज। इनको नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने अभी बोला है ना, ऑक्टेट कंप्लीट मतलब इन सब की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के तो 2 हैं, ठीक है, हीलियम के 2 ही हैं, बट नियॉन के भी वैलेंस शेल में 8 हैं, आर्गन के भी वैलेंस शेल में 8 हैं, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और जिनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिल्ड होते हैं, वो होते हैं नोबल गैसेस। क्यों, क्योंकि वो इजीली रिएक्ट नहीं करते, वो कंप्लीट है। भाई अगर आपके पास, देखो वो सुना है ना आपने एक कहावत, अध घर नहीं, अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, मतलब जिसमें ना ये हाफ फिल्ड, गगरी इन द सेंस मतलब यूटेंसिल, कोई भी यूटेंसिल अगर हाफ फिल्ड होगा ना तो वो छलकता रहता है अगर आप उसको कैरी करके लेके जाओ, बट अगर कोई भरा होता है ना वो स्टेबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगर कोई बंदा है ना, उसको नॉलेज बहुत कम है, ठीक है, तो वो देखना, अगर कम नॉलेज, आधी नॉलेज है ना, वो उछलेगा, भाई मेरे को बहुत आता है दिस दैट, ये चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है, वो उछलता है। बट जिसको पूरी नॉलेज होती है ना हर चीज, वो बड़ा काम स्टेबल, वो इतना नहीं दिखाता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं दिस दैट, वो नहीं दिखाता है, इसका मतलब वो स्टेबल है। तो भाई 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसके 8 के 8 कंप्लीट है तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, जिसके 8 से कम है वो उछलेगा, इधर लूज करने की कोशिश में करेगा, गेन करने की कोशिश में करेगा। तो ये चीज से आप याद रख सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनका ऑक्टेट फिल है, इसलिए हम इनको नोबल कहते हैं, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या जरूरत है भाई, शांति से बैठे हुए, पूरा ज्ञान है आपके पास, तो क्यों आपने रिएक्ट करना है, इस तरह से भी आप ये चीजें याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, मैटर इज नॉट क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर क्रिएट नहीं हो सकता बट डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। मैटर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मैटर इज क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ, मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल। देखो यार, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, यही कहा था एटॉमिक थ्योरी ने। इसी तरह एनर्जी भी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो इसका ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्योंकि आजकल 1 and 2 बोथ 1 and 2 ऐसे भी क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये आ गया थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला। भाई एलिमेंट केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं, ठीक है, उनको क्यों है केमिकल रिएक्ट करना क्यों जरूरी है, टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर इनर शेल्स, इनर शेल्स को कंप्लीट करने के लिए। अब आपने बताना है पहली और दूसरी स्टेटमेंट, पहली और तीसरी ठीक है, दूसरी तीसरी ठीक है, ओनली वन या बोथ 1 and 4। खुद ट्राई करो, पहले वेट करना, मैं आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये पहले खुद ट्राई करो अभी, ठीक है, पॉज करके, देन उसके बाद सुनना। देखो बेसिकली ना हर पर्सन ना, इस आपको क्या चाहिए, देखो अभी मैं आपको पूछूंगा आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे सर हमें जॉब चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछूं जॉब क्यों चाहिए, किसी के घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी की सोसाइटी का प्रेशर है, ठीक है, किसी को जॉब लेनी है कि पैसे चाहिए मैं घूमने जाऊंगा। एट द एंड तुम सबको क्यों चाहिए जॉब, किसी का ये होगा कि सर्व द सोसाइटी, एट द एंड तुम्हें जॉब क्यों चाहिए, हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, क्यों चाहिए, हैप्पीनेस के लिए, मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए चाहिए ना जॉब, ठीक है, अल्टीमेट गोल ह्यूमन का हैप्पीनेस ही है, स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। तो भाई अगर हमारा यही है तो हम ये एटम सूटम इनका भी यही काम है, ये क्या चाहते हैं, ये भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसीलिए कंबाइन करते हैं ताकि किसी के साथ मिल ले और स्टेबल हो जाते हैं। तो यही है, ताकि ये इसका बेसिकली ऑप्शन बी और सी करेक्ट है,
मतलब ये ऑप्शन सेकंड और थर्ड वाला करेक्ट है। एक तो टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस मतलब नोबल गैसेस वाली कन्फिग्रेशन अचीव करना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट होगा ये स्टेबल हो जाएंगे। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। अब देखो ऑप्शन ए देखो, टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन गेन करने के से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर वो इनर्ट बन रहा है, अगर वो नोबल बन रहा है, अगर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तभी वो स्टेबल होगा, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इनर शेल को कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे होता है ना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना, तो फिर भी हम इसको करेक्ट मानते हैं, क्योंकि उससे भी केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि मेन रोल यही है केमिकल कम्बिनेशन पार्टिसिपेट करने का, टू अचीव स्टेबिलिटी, जैसे ह्यूमन का है टू अचीव हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 13 क्वेश्चन कवर करें, इसके जो आंसर डाल के पीडीएफ जो हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम इतना इनिशिएटिव कर रहे हैं तो आपका भी कुछ हमारे प्रति बनता है टू शेयर दीज थिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि फाइनेंस एसआई का ना ऑलमोस्ट सिलेबस में कवर करवाया हुआ। अब जो जो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताते चलें, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करें। जो होमवर्क दिया था वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं जीके का जो पोर्शन है ना, जैसे वो हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बच्चे बोल रहे थे उनके बारे में, और भी चीज़ें उनको भी साथ साथ में लाने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे टाइम प्रिवेल करेगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।